एक एजुकेशनली हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि एससी कमीशन क्या कर सकता है और क्या कर रहा है, क्या उसके रिलेवेंस है। मैं रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में एक रूल्स पढ़ रहा हूँ। ये रूल्स जो है ये 2009 में पब्लिश हुए और ये 2018 में अमेंड हुए। तो रूल्स क्या कहते हैं, शुरू का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की पहले मैं बात कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 3 है। The duties of the chairman as laid down in Article 338 subclause 5 of the Constitution are, the word has been used, to investigate and monitor all matters relating to the safeguard of the provided for the scheduled caste under the Constitution, and or other any law for the time being in use or force. अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स और हमारे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर इंफ्रीज हो रहे हैं तो जो एससी कमीशन है उनको मॉनिटर कर सकता है और उस पर अपना वर्डिक्ट दे सकता है। और जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान फंड का पैसा होता है वो पूरा मिले, उसका इफेक्टिव इस्तेमाल हो, वो डाइवर्ट ना हो, लोगों की सरकारी नौकरी के दौरान उनका उत्पीड़न ना हो, उनका टाइमली प्रमोशन, उनका रोस्टर प्रॉपर मेंटेन, ऐसे तमाम इशूज पर, या कहीं भी जो एट्रोसिटी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसका भी कोई वायलेशन होता है या फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई वायलेशन होता है, उन सबको बेसिकली तो ये कमीशन वॉच डॉग की तरह बनाए गए थे, लेकिन ये साइलेंट स्पेक्टेटर बन गए। सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर को टर्न डाउन करना पड़ा पार्लियामेंट से, तो क्या ये सब सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी खाली है? कि ये तो जिम्मेदारी बाबा साहब दे रहे थे पॉलिटिकल क्लास को कि अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें। तो पॉलिटिकल क्लास को जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे कि आप खाली क्यों आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्लियामेंट पे आपकी क्या जिम्मेदारी, विधानसभा में क्या जिम्मेदारी, उसके अलावा सड़क पे आपकी क्या जिम्मेदारी? कोई आंदोलन इस नाम पे देखा? कभी सरकार को पार्लियामेंट के अंदर घेरते देखा है? कभी सरकार को जो है सड़क पर घेरते देखा है? नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। क्योंकि भारत का संविधान, उसका अनुच्छेद 338 भारत सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाने के लिए निर्देशित करता है और उसी के अंदर उसका कार्य क्या होगा, उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, वो भी उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो चर्चा का विषय है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा है? ऐसे कौन से कारण हैं जो उसको करने होते हैं जिनको वो नहीं कर रहा है? नहीं करने के कारण क्या है और उसके वजह से भारत की अनुसूचित जाति के लोगों को किस प्रकार के नुकसान हो रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इसी प्रकार आर्टिकल 338 ए के अंदर अनुसूचित जनजाति का भी आयोग बनाना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनकी योजनाओं पर नजर रखना, इसके बारे में भी निर्देशित किया गया है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊं आज के इस पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हमारे मेहमानों का। मेरे बगल में राइट साइड में एडवोकेट बलराज मलिक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं, और मेरे लेफ्ट साइड में प्रोफेसर रतन लाल है जो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जय भीम। और आप तमाम सामाजिक मुद्दों पर, यहाँ तक कि संवैधानिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। और उनके बगल में प्रोफेसर सूरज मंडल हैं, वो भी SC ST के साथ साथ विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग और उसके आयोग के कार्य और उस पर किस तरह की अनदेखी हो रही है उस पर अक्सर अपनी राय रखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग जो आर्टिकल 338 के तहत बनता है, जिसके बेसिकली 5 मेंबर होते हैं। एक राष्ट्रीय चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, एक होता है नेशनल वाइस चेयरमैन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, और 3 मेंबर होते हैं। तो मैं अब चर्चा को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं उनकी ड्यूटीज क्या हैं,
उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट से इस चर्चा को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 338 का सब क्लोज 5 वो कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन ए टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स relating to the safeguards provided for the scheduled caste under this constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the government and to evaluate the working of such safeguards। यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन की जिम्मेदारी कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के हक अधिकार के संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं या जो अलग अलग समय पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकालती है, क्या वो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं प्रोफेसर रतनलाल जी से पूछना चाहूंगा कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स जो सेफगार्ड्स अनुसूचित जाति के लोगों को दिए गए हैं संविधान के तहत या गवर्नमेंट के समय समय पर आने वाले ऑर्डर्स के तहत, जिसमें एक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान 1979 में लागू हुआ, जिसमें टोटल प्लान बजट का जितनी शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है उतना बजट प्लान हेड फंड का उनको दिया जाता है। सरकार निर्धारित करती है केंद्र के अंदर भी और राज्य सरकारों के अंदर भी, ताकि उस पैसे से अनुसूचित जाति के लिए विकास की योजनाएं बनाई जा सकें। क्या वो इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? क्या उसको ठीक तरीके से नजर रखी जा रही है? क्या इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट उनको संसद के अंदर रखनी चाहिए, राष्ट्रपति को प्रेषित करनी चाहिए, वो सारे काम वो ठीक से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? आइए हम जानते हैं कि इसमें प्रोफेसर रतनलाल जी की क्या राय है। शुक्रिया। और जैसा कि आपने पढ़ा है आर्टिकल, और मैं शेड्यूल कास्ट कमीशन बहुत लंबे समय से जाता आता रहा हूँ, आजकल जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ये समझ है कि शेड्यूल कास्ट कमीशन जैसे एसटी कमीशन भी है, ओबीसी कमीशन भी है, ये अपना ठीक से अगर काम करता रहता तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। बिल्कुल, क्योंकि इसका रीच हर मंत्रालय में है, कहीं भी ये ऑडिट कर सकता है, किसी भी ऑफिसर किसी मंत्रालय को समन कर सकता है। लेकिन ये अपना काम ठीक से पिछले 10 साल में, जब से मोदी सरकार है, 11वां साल चल रहा है, कितने एनुअल रिपोर्ट्स पेश हुए हैं जरा यही देख लीजिए। एनुअल रिपोर्ट्स ये बताए एससी कमीशन कि कितने डिस्पोज ऑफ हुए हैं, क्या हुए हैं, नहीं, कुछ नहीं है। ये व्हाइट एलिफेंट है, और इसीलिए ये दुर्गति शेड्यूल कास्ट की हो रही है। एक व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बना देगा, एक को चेयरमैन बना देगा, लेकिन समाज का उत्पीड़न होता रहे उस पर चुप्पी साधे रहता है। किसी शेड्यूल कास्ट कमीशन का चेयरमैन का कभी आपने कोई स्टेटमेंट सुना है? इतने एट्रोसिटीज ये घटना हो रही है। देखिए, बात समझने की, इलेक्शन कमीशन बना है, पार्लियामेंट के थ्रू बना है, पार्लियामेंट एक्ट से। आपको ह्यूमन राइट कमीशन है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। दोनों के अपॉइंटमेंट को, प्रोसीजर को देखिए, और दूसरा उनके चेयरमैन के वर्किंग कंडीशन को देखिए। तो जो एससी कमीशन या एसटी कमीशन या ओबीसी कमीशन का चेयरमैन होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी का पपेट होता है। जो पार्टी सत्ता में रहेगी वही अपना अपॉइंटमेंट करा सकता है। जैसे आप ह्यूमन राइट कमीशन के वर्किंग में, फंक्शनिंग में कभी देखा है कि पॉलिटिकल नेता इंटरफेयर कर रहा हो? मेरा मतलब आपका मतलब ये है कि चूंकि शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को और पिछड़े वर्ग आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, वो सत्ताधारी पार्टी करती हाँ। है। अगर उसका अपॉइंटमेंट भी जिस तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके सिलेक्शन में, इस वजह से वो सरकार के दबाव में काम ना करके, बल्कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको इफेक्टिव तरीके से वॉच डॉग की तरह काम करता है। तो अगर इसी तरह का अपॉइंटमेंट एससी, एसटी और ओबीसी कमीशन का भी हुआ होता तो फिर इस तरह की अनदेखी ना होती। जी। तो मैं चाहूंगा बलराज मलिक जी, आप भी इस पे प्रकाश डालें कि आपका इसमें क्या मानना है। बिल्कुल, ये बात सही है। इस बीच हमारे बीच सत्य प्रकाश एडवोकेट आए, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो यहाँ स्थान ग्रहण करें और वो भी चर्चा का हिस्सा बने। प्रोफेसर रतनलाल की ये बात बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं
या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल कमीशन कुछ भी है, उनका एक तरह से उनका ऑटोनॉमी बरकरार रखनी है तो उनके अपॉइंटमेंट भी ट्रांसपेरेंट तरीके से जरूरी है। और वो पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पे अपॉइंटमेंट होगी, ये जरूर लिखा है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, मगर प्रेसिडेंट तो एक सिग्नेटरी अथॉरिटी है इस देश में, खाली नॉमिनल नॉमेनक्लेचर के लिए है, बट और कुछ नहीं इसके बावजूद। तो इसलिए ये ऑटोनॉमस नहीं है, इसलिए अपनी पावर का सदुपयोग भी नहीं कर पाते। ये वाकई आपने सही कहा, पपेट, कठपुतली सरकार की तरह। अब सरकार की खुद की जो पॉलिसी होगी, उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर, इनको कैबिनेट का रैंक है और स्टेट मिनिस्टर्स का, इस तरह का बातें हैं। ये सुविधाएं तो हैं, मगर पावर तो इनकी ऐसे बिना पंखों का कोई पक्षी होता है, ये कुछ काम ही नहीं कर पाते। और यानी कि एक तरीके से दांत नहीं है। हाँ, बिल्कुल दांत नहीं है, बिल्कुल तो अपनी नौकरी क्वासी जुडिशियल पावर है, लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकते, सस्पेंड खुद नहीं कर सकते, केवल डायरेक्शन दे सकते हैं, और वो भी सरकार के ऊपर माने डायरेक्शन भी नहीं दे सकते। लॉन्ग बैक, आज से 25-27 साल पहले मैं बैठता था वहां पे, तो एक तो सबसे मीडियोकर होता है पॉलिटिकल पार्टी, वो उसमें मेंबर बनाती है, कि जिसको आर्टिकुलेशन नहीं है, जिसको कानून की समझ में पता नहीं है, पढ़ा भी हुआ कि नहीं पढ़ा। मैं एक मेंबर का मोडस ऑपरेंडी देखता था, कुछ नहीं कर रहा है, बोला डीजीपी बुलाओ, सेक्रेटरी बुलाओ, अब बैठा, बोले 4 घंटा बाहर बैठाओ, 4 घंटे, और 4 बार बुलाओ, 4-4 घंटे बाहर बैठाओ। ह्यूमिलिएट होता था ना वो, तो नमस्ते करके काम कर देता था, एफआईआर दर्ज होता था, या जो भी एक्शन प्रमोशन का हो, चाहे जो कुछ भी, व्हाटएवर। आजकल जो है, अगर बुलाए, वीसी को बुलाए तो सेक्शन ऑफिसर को भेजता है, एओ को भेजता है। तो इससे देखिए, चेयर में पावर नहीं है, खाली चेयर पे जो बैठता है उसको इस चेयर के बारे में क्या समझ है, पावर उससे डिराइव होता है। वैसे भी आप देखिए, अभी आज ही एक जजमेंट मैंने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का, खन्ना साहब का कोई जजमेंट है कि हरियाणा हाई कोर्ट में कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को सस्पेंड कर दिया था शेड्यूल कास्ट के, बिकॉज हिज फादर वाज कोबलर। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, काफी जस्टिस सूर्यकांत ने डांट लगाई तो कई बार जुडिशरी का भी रोल जो होता है, कई बार संदेह के घेरे में होता है, लेकिन उसको ये इंडिपेंडेंस है कि वो चाहे तो कानून के हिसाब से फैसले ले सकता है, भावना के आधार पर फैसले ले सकता है। मेरी राय है कि जो पावर हाई कोर्ट को के जजेस को हो, वही पावर इन कमीशंस को दिए जाए, और अपॉइंटमेंट की कोई प्रोसीजर बनाया जाए, जैसे ह्यूमन राइट्स का है। दूसरा, उसको कोई महाभियोग के बगैर हटाया न जाए, और वो आंसरेबल हो। वो चेयरमैन क्वार्टरली मीटिंग करें, पब्लिक अपना हर 3 महीना पर रिपोर्ट सामने लाए, और जो भी कंप्लेंट जा रहा है, मुझे पता है इतनी बड़ी फाइल है, वहां जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से तो ज्यादा लोग ऑफिस में अपर कास्ट के लोग हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, दे आर नॉट अकाउंटेबल, नॉट आंसरेबल टू एनीवन। आपका फाइल मेनी टाइम्स दे आर प्रेजुडिस्ड। हाँ, ऑब्वियसली तो इसलिए उसको सशक्त बनाने की जरूरत है, और इस पे खास तौर से पार्लियामेंट में बहस की जरूरत है, खास तौर से तब जब कास्ट सेंसस अब आंकड़े आएंगे, सारे आंकड़े आएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एससी कमीशन है, तो कितना इफेक्टिव होगा। अभी भी हमारे लोग बहुत गरीब हैं, वो थाने तक नहीं पहुंच सकते हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ, जहां तक मुझे पता है कि चेयरमैन का स्टेटस शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर होता है, स्टेट मिनिस्टर के बराबर है, बाकी लोग सेक्रेटरी के बराबर होते हैं, मेंबर्स ज्वाइंट सेक्रेटरी, जहां तक ये मुझे ध्यान है। तो इनको इम्पावर, इस बॉडी को इम्पावर करने की जरूरत है। इसलिए कास्ट सेंसस के साथ ये हम सब की और पॉलिटिकल क्लास की भी जिम्मेदारी है कि इस एससी कमीशन का जो अकाउंटेबिलिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, और कम से कम जो मेंबर बैठे हुए हैं शेड्यूल कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बैठे हुए हैं, तो कम से कम उनके अंदर का जमीर जगह है ना, अगला प्रमोशन के लिए सरकार और पॉलिटिकल पार्टी की गुलामी ना करे। तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रोफेसर सूरज मंडल जी से, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सरकारी विभाग में, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, हर सरकारी विभाग में एक लाइजन ऑफिसर होता है शेड्यूल्ड कास्ट का, जिसकी जिम्मेदारी होती है जो रोस्टर प्रॉपर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई अंदर डिपार्टमेंटल कोई ह्यूमिलेशन किसी का हो रहा है, तो ऐसे मामलों पे वो नज़र भी रखता है, और अपने जो वो एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते समाज का, उनके मुद्दों को भी वहाँ मजबूती से रखता है। तो आपका क्या अनुभव, आप लंबे समय से प्रोफेसर हैं और आपका भी खुद का प्रमोशन रुका हुआ है लंबे समय से, तो आप इस किस रूप में देखते हैं कि क्या लाइजनिंग ऑफिसर जो होते हैं वो अपना रोल निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं? जय भीम। जो आपने सही कहा, लाइजन अफसर अगर अपने
जिम्मेदारियों को बखूबी समझते और उस हिसाब से अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करते तो कई सारी समस्याएं ही नहीं होती। लेकिन सर मैं दो बातों को आपके समक्ष और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं, जैसे एससी कमीशन एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और बाद में ओबीसी कमीशन बना, वो भी एक संवैधानिक संस्था ही मानी जाए। तो इनके चेयरमैन को कभी चुनाव लड़ा देना और कभी उनको हटा देना, इस तरह से कि वो अपने जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं पूरा कर सके। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एससी कमीशन और ओबीसी कमीशन में डिफरेंस क्या है। एससी कमीशन के पास कुछ अलग पावर्स है। उन पावर में ये भी पावर है कि वो कुछ एक्शन ले सकता है सीधे सीधे, जो कि प्यूनिटिव एक्शन, जो ओबीसी कमीशन के पास नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद स्वरूप, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन HLC हॉस्पिटल लखनऊ से बोल रहा हूँ। घुटने की समस्या आजकल कॉमन है और ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि घुटने की जब ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उनको बदलवाना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जाता है और अलाइनमेंट ठीक करने से घुटना बगैर बदले ही घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है, जो कि 15 से 20 साल तक रहता है। इससे पहले मैं चाहूँगा कि एडवोकेट सत्यप्रकाश वो बताएं कि क्या जिस तरह SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी नज़र रखने की जिम्मेदारी नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन की और स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन की बनती है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या उसी एक्ट के तहत जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, क्या वो मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की भूमिका किस तरह संदिग्ध हो जाती है, या स्टेट कमीशन की किस तरह हो जाती है, चूंकि आपने इस तरह के केसेस काफ़ी किए, आपका इस संदर्भ में क्या मानना है? सर सबसे पहले थैंक यू, आपने इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर एक डिबेट रखी और हमारे व्यूज जो है जनता को जानने के लिए, irrespective of any political ideology, we are sitting here to discuss what is the relevancy of Scheduled Caste Commission today. Yes. So what is the Scheduled Caste Commission? Even, in fact, I was not aware about its functioning. What is the Scheduled Caste Commission? So when I did some research on the SC/ST Act, then only I got to know, yes, SC Commission has wider power than other institutions, which has been mentioned in the Constitution of India, as we are aware that Article 338 subclause 5 talk about the Scheduled Caste Commission. So I would like to मैं बस 2 या 4 शब्द मैं आपको लीगली एक बात बताना चाहता हूँ, और वो मैं जो SC कमीशन है उसके फाउंडेशन का बेस पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक एजुकेशनली हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि SC कमीशन क्या कर सकता है और क्या कर रहा है, क्या उसकी रिलेवेंसी है। मैं रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में एक रूल्स पढ़ रहा हूँ। ये रूल्स जो है ये 2009 में पब्लिश हुए और ये 2018 में अमेंड हुए। तो रूल्स क्या कहते हैं, शुरू का जो गजट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की पहले मैं बात कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 3 है। द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 338 सबक्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, द वर्ड हैज बीन यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर all matters relating to the safeguard of the provided for the scheduled caste under the constitution and or other any law for the time being in the use or force. Under the constitution का मीनिंग है कि अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स और हमारे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर इंफ्रीज हो रहे हैं तो जो SC कमीशन है उनको मॉनिटर कर सकता है और उस पर अपना वर्डिक्ट दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे कौन से हैं? मेजरली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं वो राइट्स हमारे हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड है, चाहे उसमें प्रमोशन रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे प्रमोशन का मुद्दा हो, चाहे रोस्टर का मुद्दा हो। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है अपना वर्डिक्ट दे दिया कि नहीं, रिजर्वेशन जो है ये फंडामेंटल राइट में ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 32 तक कुछ नहीं करते, 14 और 15 को हम बाहर निकालते हैं, उसके अलावा सारे आर्टिकल्स को हम एज ए अगेंस्ट द स्टेट
और एज ए सेफ गार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब ये बात हमने क्यों समझी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द अदर लॉ। अदर लॉज, आपका जो सवाल था सर, अदर लॉज में है SC/ST एक्ट और PCR एक्ट। PCR एक्ट अभी कुछ जगहों पे यूज हो रहा है और कुछ जगहों पर यूज नहीं हो रहा। जहां तक SC/ST एक्ट की बात है, SC/ST एक्ट पे बस मैं 5 मिनट अगर आप मुझे देंगे तो मैं बहुत अच्छे से उसे डिस्क्राइब कर पाऊंगा। कि सबसे पहली चीज तो हमने बताया कि भाई और इसका बी क्लोज क्या कहता है सर? बी क्लोज कहता है टू इंक्वायर इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड द सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। वर्ड्स डिप्राइवेशन ऑफ द राइट्स, एंड आई कैन ओपनली से बाय योर चैनल that today the rights of the employees has been infringed by Supreme Court itself. Supreme Court is giving so many personal opinions in regard to the reservation, like our previous our would be Chief Justice of India was saying that कि भाई कि रिजर्वेशन कब तक और रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स को या तो इस भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा या SC कमीशन डिसाइड करेगा। अब ये तो बड़ी नई चीज निकल के आई कि भाई SC कमीशन तो जो है व्हाइट एलिफेंट है, टूथलेस जो है वो बिल्कुल टूथलेस है। When we were they were making scheduled caste, scheduled tribe act and scheduled caste, scheduled tribe commission, they were aware that their people from the scheduled caste community can use scheduled caste commission as a weapon to get their own rights. उन्होंने कुछ इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस डाल दिए। कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट के पास में एक पावर है इन्वेस्टिगेशन, और जो एडवोकेट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ द कलेक्टिंग ऑफ द एविडेंसेस, और इन्वेस्टिगेशन का सिविल मैटर से कोई लेना देना नहीं। अब इन्वेस्टिगेशन जो रूल 7 ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन रूल्स में जो लिखी हुई है वो कहती है The commission shall function by holding sitting and meetings at any place within the country, at any place including the Supreme Court of India or including the Parliament of India. So scheduled caste commission can have their meeting and sitting. Sitting means they will authorize any person on their behalf, either the central commission or the state commission. They can sit anywhere where atrocity has been committed or any specific complaint has been received by. Even they can make commission also. Yes, but if you are, अब अगर आप पूछ रहे हैं कि कमीशन एक भट्टा पासोल केस हुआ, भट्टा पासोल केस के अंदर जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है उसमें शेड्यूल कास्ट की स्थिति का जायजा ना लेते हुए बल्कि ओबीसी समाज के लिए अपना ओपिनियन दिया। अब जो सिटिंग और मीटिंग्स की जब बात होती है कि भाई सिटिंग और मीटिंग का जो एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ये था कि ये राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा बेसिकली। लेकिन राइट्स की बात तो जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स है, आज मैं खुल के आई कैन से ओपनली फ्रॉम योर चैनल, सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग पावर टू द अदर पर्सन टू हाईजैक आवर राइट्स। ना तो सुप्रीम कोर्ट में ना तो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में कोई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था, ना ही सब क्लासिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट था, ना ही ये कॉन्सेप्ट था कि कब तक जो है रहेगा, क्योंकि 340 और आर्टिकल 15 जो 16 वो दोनों बिल्कुल अलग, बिल्कुल नहीं, इस मुद्दे पे सत्यप्रकाश जी हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसे जजेस पहुंच गए जो प्रीजुडिस होते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ जज पहुंच गए और उनके जजमेंट्स के अंदर भी वो साफ नजर आता है कि उसमें जस्टिस नहीं है। तो बहरहाल हमारी जो चर्चा है वो इस बात को लेकर है। हम ये सब जानते हैं कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन या स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के पास पावर्स बहुत कम है, टूथलेस है, उसके पास दांत नहीं है। वो समन कर सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है, एविडेंस बाई वे ऑफ एफिडेविट ले सकता है और साथ में कमीशन भेज के जहां भी कोई घटना घटती है वहां पे जांच कर सकता है, वहां पे भी वो एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके पास कोई एक्शन लेने की पावर नहीं है, ओनली डायरेक्शन देने की पावर है। वो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान फंड का पैसा होता है
वो पूरा मिले, उसका इफेक्टिव इस्तेमाल हो, वो डाइवर्ट ना हो, लोगों की सरकारी नौकरी के दौरान उनका उत्पीड़न ना हो, उनका टाइमली प्रमोशन, उनका रोस्टर प्रॉपर मेंटेन मिले, ऐसे तमाम इशूज पर, या कहीं भी जो एट्रोसिटी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसका भी कोई वायलेशन होता है, या फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई वायलेशन होता है, उन सबको बेसिकली तो ये कमीशन वॉच डॉग की तरह बनाए गए थे, लेकिन ये साइलेंट स्पेक्टेटर बन गए। तो आइए हम एडवोकेट मयंक यादव जी से जानना चाहेंगे कि ये जो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है या स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन हैं, ये क्या इफेक्टिवली अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे, तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ा लोग कैंडिडली अगर मैं बोल दूं, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिस्कशन, बट अगर डायरेक्टली आपके सवाल पे हूँ तो ना सिर्फ नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, ओबीसी कमीशन भी अगर देखा जाए फॉर दैट मैटर, इज ऑल बॉडीज आर डिफंक्ट, ये कम्प्लीटली डिफंक्ट हो चुकी हैं। और मेरा तो एक व्यक्तिगत अनुभव भी है इस तरह का कि एक केस, एक बड़ा नामी केस हुआ था, आप लोगों को अगर पता हो, जो एनएफएस से रिलेटेड था, जीवी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में, उसमें कंप्लेनेंट में था, हुआ कुछ और था वहाँ के, और समन किया गया, जो उसके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे उन्हें बुलाया गया, और वहाँ जाके वो माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, और हमने प्लीड किया, मैंने इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। खैर, काफ़ी कुछ करने के बाद भी आज तक उस केस को हुए करीबन 3 साल हो चुके हैं, उसकी जो प्रोसीडिंग हुई है उसके मिनट्स तक हम लोगों को नहीं प्रोवाइड किए गए, आरटीआई लगा ली, सब कुछ किया गया, कोई उसमें डायरेक्शन ऑर्डर कुछ पास नहीं हुआ। ये सारा खेल मंशा का है। सारे स्टैट्यूट में जो कुछ भी प्रोविजन दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं, वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल से एट लेंथ हम लोग। कोई भी आप कानून बना दीजिए, कोई भी आप बॉडी बना दीजिए, अगर व्यक्ति वहाँ पे ठीक नहीं बैठे होंगे, बॉडी बर्बाद होगी। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन हो, चाहे ओबीसी कमीशन हो, या कोई भी हो, इस तरह के कमीशन को इतना एम्पावर किया गया है कि वो जिन सोसाइटीज के लिए या जिन जमात के लिए वो बनाए गए थे, उनके हक हकूक की रक्षा करी जा सके। उनको सिविल कोर्ट्स की पावर है, उन्हें वो समन कर सकते हैं, वो एविडेंस रिकॉर्ड करा सकते हैं, वो इवन जो भी सिविल कोर्ट्स की पावर होती है अपीयरेंस को सिक्योर कराने के लिए, वो सब सारी चीज अख्तियार कर सकते हैं। हालांकि लेकिन होता जाता कुछ दिख नहीं रहा है, एट्रोसिटीज तमाम चल रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैं अब आपको एक आर्टिकल 338 का क्लोज 5 का सब क्लोज सी पढ़ना चाहता हूं। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड टू इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड द यूनियन और एनी स्टेट। तो एडवोकेट बलराज मलिक, जैसा मैंने भी बताया, क्या वास्तव में शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ये काम कर रहा है? हाँ, देखिए, मैं आपको क्लियर ये बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या चाहती थी इस तरह के सारे मामलों में। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, नंबर 1 कंडीशन है। और फ्री एंड फेयर तब होगी जब उसको जो अपॉइंटमेंट जो करते हैं उसका टेन्योर फिक्स हो और बिना डर के वो आदमी वो नौकरी वो काम कर सके। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऑफ जॉब भी नहीं है चेयरमैन की, मेंबरों की, जब चाहे इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकते, इसलिए सारे डरे हुए लोग हैं। ये सारे पपेट बनने के अलावा कर कुछ नहीं पाएंगे, हो कुछ नहीं सकता। आदमी भी मजबूत होगा, वो मजबूत आदमी होगा तो 4 दिन के अंदर उसकी छुट्टी हो जाएगी, उस पर कोई एलिगेशन लगा के भी हटा देंगे। इतना भयभीत उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है इसमें। जितने भी जैसे इलेक्शन कमीशन है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सारी की सारी, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ हर जगह, इवन चाहे गवर्नर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा विद दी कैबिनेट, और ये करके ये सारा फ्लो है कई चीज़ों में। इसमें अमेंडमेंट की बहुत इमीडिएट जरूरत है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान निर्माता फाउंडिंग फादर चाहते थे इस देश में। इसमें क्या सुधार की जरूरत है कि ऐसी हर कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है उसकी अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट करे, कम से कम 2/3 बहुमत से, ताकि सरकार अपने पपेट को लगा ही ना पाए। अब यहाँ क्या है, जो जजों के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या बात चल रही थी कि चीफ जस्टिस को हटा दिया इन्होंने और अपना रबड़ स्टैंप अपना ही एक मंत्री उसमें शामिल करके उसकी कर दी अपॉइंटमेंट, और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाई, देखती रही तमाशा। वो केस ऐसे ही पेंडिंग है, ऐसे ही रहेगा। क्या है, अपोजिशन के लीडर की जरूरत कहाँ है भाई? आप पार्लियामेंट को शामिल करो सीधा, देश के प्रतिनिधि पार्लियामेंट, और 2/3 कम से कम, उसमें अपने आप अपोजिशन का लीडर शामिल हो जाएगा। अपोजिशन का लीडर भी मान लो पपेट हो गया, कल बिकाऊ हो गया, कमजोर हो गया, तो क्या करेगा देश? कम से कम हम यही सोच लेंगे, हमारे 2/3 बहुमत के लोगों ने
पास किया है, और कोई भी टेनोर, ये गवर्नरों का भी रबर स्टैम्प फुटबॉल बना रखे इन्होंने, इसलिए इसमें बेहुदा घटिया निम्नतम सतर और चरित्र के लोग गवर्नर बने, और क्या देश का मजाक बना रखे इन्होंने। उनका भी टेनोर फिक्स हो और उनको हटाने की भी पार्लियामेंट को ही पावर हो, 2/3 कम से कम, ताकि ये सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर सके, उसके हिसाब से काम कर सके। इम्पीचमेंट, ओनली इम्पीचमेंट। अब ये शेड्यूल कास्ट कमीशन की जो बात है, बिल्कुल इसको A to Z वो सारी पावर है जो संविधान शेड्यूल कास्ट के पक्ष में देता है, या कोई भी कानून, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी, आर्टिकल 14, 16, ये सब कुछ इक्वलिटी के लिए। 46 में भी क्लियर है, स्टेट पॉलिसी जो डायरेक्शन है जो करना चाहिए स्टेट को अपनी तरफ से भी, उन सब के लिए ये डायरेक्शन तो जब देगा ना, सजेशन देता अभी तो, और सजेशन की भी हिम्मत नहीं, फोन कोई आएगा तो सजेशन जाएगा, वरना फाइल भी नहीं सरकती इनकी। और पार्लियामेंट इज ड्यूटी बाउंड टू डिस्कस ऑन दैट एज पर द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपने पढ़ा है अभी, और इनकी ड्यूटी है। और ये मान लो अगर इसका टेन्योर सुरक्षित होगा तो ये 1 मिनट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने पार्लियामेंट में दिया था, पार्लियामेंट ने डिस्कस नहीं किया, या जानबूझ के उसको दबाया गया, इसको हमारी चीजों का इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा कोई देखा आपने आज तक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का बकरी बना दी इन लोगों ने। देश में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। अभी तक अगर ये कमीशन सही काम करता, मैं नहीं समझता इस देश के जितने डिस्पैरिटी असमानता वो होती। ये सारी की सारी डंके की चोट पे और चोरी से हो रही है, और ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बंगले लेके, नौकरी लेके, उसके लिए बल्कि चमचागिरी करते हैं। इनमें हिम्मत कहाँ है, इनमें रीढ़ की हड्डी कहाँ है? ज्यादातर गवर्नर देख लो, टटमुंजी बहुत सारे, वो एग्जीक्यूटिव, वो SPA लगाया था कहाँ, तमिलनाडु या गोवा में कहाँ, जिसका भी खिलाफ फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ही पास कर देते हैं। अगर इस देश का राष्ट्रपति भी गलत काम करता, टाइम पे काम नहीं करता, मैं कहा राष्ट्रपति भवन भी इतना बड़ा है मान लो, और प्राइम मिनिस्टर के घर में भी व्यभिचार होते, इनकी जांच कौन करेगा? वाई नॉट सुप्रीम कोर्ट? तो ये बार बार चिल्ला रहे थे ना, जो सरकार कानून बना देती, कोई बदल नहीं सकता। इवन गृह मंत्री ने कहा था, मैं कह रहा कितनी बेवकूफ़ी भरी बात थी। मैंने कहा था बेवकूफ़ आदमी है, कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? कानून सरकार नहीं बनाती, कानून पार्लियामेंट बनाती, उसकी स्टेटमेंट ही जीरो थी। वो आदमी बड़े बड़े बॉल बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे फाउंडिंग फादर के बारे में बोलता है, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बोलता है, अम्बेडकर एक नॉनसेंस बात करता, आता जैन समाज से, जो भगवान नाम की किसी चीज़ में रियलिटी में विश्वास भी नहीं करते, उनको भी बदनाम कर रहा है। ये कहाँ का जैन था? तो ये बेहुदी बातें जब तक चलती रहेंगी, जब तक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होगी। इसका मतलब इसमें आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बड़ी कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं कम से कम, और नहीं तो कम से कम SC कमीशन या ST कमीशन की नियुक्ति एक्ट के तहत हो, और बेकायदा पार्लियामेंट उसको करे ना। ये नेता नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई अपोजिशन का लीडर नहीं, ये सब बकवास है मामला। कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश की अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की सिर्फ और सिर्फ जनता के बिहाफ पे होनी चाहिए, और जनता के प्रतिनिधि है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में कम से कम 2/3 होने से क्या होगा, मेजोरिटी वाली सरकार भी उसको कभी नहीं कर पाएगी। ईमानदार और अच्छे आदमी आएंगे, और जो 2/3 मोहम्मद से अपॉइंटमेंट जिसकी होगी, टेन्योर सुरक्षित होगा। और डंके की चोट पर अभी तक तो बहुत दबा के बैठने की हिम्मत नहीं थी। चलिए हम अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ चलते हैं। जैसा अभी मैं आर्टिकल 338 के क्लोज 5 के C को पढ़ रहा था, तो मैं जानना चाहूँगा प्रोफेसर रतन लाल जी से, उसमें क्लियर लिखा है शेड्यूल कास्ट कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ प्लानिंग में शामिल हो, उनको सजेशन दे कि किस तरह सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्कीम बने, और साथ ही साथ स्कीम बनने के बाद उनके लागू होने पर उनको उन पर नज़र भी रखे, उनका मूल्यांकन भी करे, ताकि वो समय समय पे अपनी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति के थ्रू पार्लियामेंट में रिपोर्ट भी रखे। तो रिपोर्ट्स जैसा आपने बताया, पिछले 11 सालों में पार्लियामेंट में कितनी रिपोर्ट आई हैं, और कितने बार ऐसा देखने में आया कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शेड्यूल कास्ट की स्कीम्स बनाने में या उनको मॉनिटर करने में शेड्यूल कास्ट कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई हो। तो इस संदर्भ में आप कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए। देखिए, एक तो पहले मैंने कहा कि एक तो वाइट एलिफेंट बना हुआ है। इसमें जिस तरह से अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, पॉलिटिकल क्लास अपॉइंटमेंट करता है अपने पार्टी के लोगों को या अपने सिंपैथाइजर को। दूसरा, यहाँ बहुत सारे वकील बैठे हुए हैं। एक शोध का विषय है कि पिछले 20 बरस में और 25 बरस में, खास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने की सिफारिश की थी, उस समय से देखा जाना चाहिए कि आखिर शेड्यूल कास्ट कमीशन के अधिकार को कट करने में, काटने में या डिफंक्ट बनाने में, है ना, टूथलेस बनाने में
हायर जुडिशरी की क्या भूमिका है। कितने ऐसे सारे केस गए और मुझे अनऑफिशियली एक चेयरमैन ने ही बताया था कि मैं क्या करूं, कोई भी केस जाता है सुप्रीम कोर्ट वहां काट देता है कि हम सेक्रेटरी को नहीं बुला सकते हैं, डीजीपी को नहीं बुला सकते हैं। तो ये एक भूमिका अपने आप में शोध का विषय है कि कोर्ट ने कितना इंटरफेयर किया। आप एक बात बताओ, इलेक्शन कमीशन में कोर्ट कहाँ इंटरफेयर करता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में कहाँ इंटरफेयर करता है, खाली SC ST OBC के इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी बॉडीज हैं उसमें कोर्ट का सब हथौड़ा चलता है। नहीं उस पर तो मैं पहले ही बता देना हाँ, कि जब तो दूसरी सुप्रीम कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट बात जजेस प्रिजुडिस होंगे हाँ, शेड्यूल कास्ट के मुद्दों को एकदम, लेकर एकदम। तो उस तरह का देखने में मिलेगा। इसका समाधान क्या है? अभी मैं डॉक्टर अंबेडकर के 3 दस्तावेज पढ़ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट 3 या 4 दस्तावेज। साउथ बोरो कमेटी के सामने दिया गया साक्ष्य, ओरल और रिटन बोथ, साइमन कमीशन के अंदर दिया गया साक्ष्य, और स्टेट एंड माइनॉरिटी है ना, मिनी संविधान जिसको कहते हैं। बाबा साहब का पूरा एम्फेसिस क्या था कि हिंदू मोटे तौर पे 2 क्लास में बटा हुआ है, एक टचेबल एक अनटचेबल। और सबसे पहले उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, कि जैसे अल्पसंख्यक की परिभाषा सिर्फ धर्म पे और संख्या पे नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग है इस पे भी होगी। तो पहले उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि शेड्यूल जो अनटचेबल है वो माइनॉरिटी है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल कानून चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सिर्फ आइडियाज का ही नहीं, इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि उसके प्रतिनिधि जाकर वहां पे उस कम्युनिटी के अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। जी, जी। ये बात इस समय इस संदर्भ में कहना जरूरी है। एक बात बताइए, उनका विजन को समझिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉलिटिकल क्लास से। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बात कर रहे थे, बाद में एग्जीक्यूटिव पे भी आए, जुडिशरी पे भी आए। 1919 की बात मैं कर रहा हूँ और 27-28 की, बाद में तो 47 में स्टेट माइनॉरिटी लिखा उन्होंने। एक बात बताओ, ये जितने सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, पार्लियामेंट से ही होना है। अंबेडकर के नाम पे जयंती बनेगी, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगेगी, बड़े बर्थडे मनेंगे, करोड़ों अरबों चंदा इकट्ठा किए जाएंगे। क्या ये पॉलिटिकल क्लास जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है या डिफरेंट पार्टी, कभी उनको देखा है इस पे बहस करते हुए? आप तो कर रहे हैं यहाँ पर, कभी बहस किया है, कभी इसके लिए सड़क पे आंदोलन किया है, कभी सरकार को जाके अकाउंटेबल बनाया है, कभी मेमोरेंडम दिया है? ये उनको भी जिम्मेदार बनाना पड़ेगा कि संसद को घेरो उस मुद्दों पर। कोई आपने बहस देखा है इस पर? अब मैं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक किसान का आंदोलन, उसके पहले एक SC ST एक्ट वाला आंदोलन, उसके बाद एक रोस्टर का आंदोलन। 2 आंदोलन में भारत बंद हुए, सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर को टर्न डाउन करना पड़ा पार्लियामेंट से। तो क्या ये सब सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं उनकी 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 जिम्मेदारी खाली है? कि ये तो जिम्मेदारी बाबा साहब दे रहे थे पॉलिटिकल क्लास पे कि अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये पॉलिटिकल क्लास को जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे कि आप खाली क्यों आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्लियामेंट में आपकी क्या जिम्मेदारी है, विधानसभा में क्या जिम्मेदारी है, उसके अलावा सड़क पे आपकी क्या जिम्मेदारी है? कोई आंदोलन इस नाम पे देखा है? कभी सरकार को पार्लियामेंट के अंदर घेरते देखा है? कभी सरकार को जो है सड़क पर घेरते देखा है? पिछले 10-12 साल में 15 साल में हम लोग देख रहे हैं, खासतौर से UPA 2 के समय से, कि जितने आंदोलन हुए हैं, चाहे यूनिवर्सिटी का आंदोलन हो, तमाम ये सब, वो सब सोशल एक्टिविस्ट, वकील लोग, मास्टर लोग कर रहा है। तो इनको जब तक आप आंसरेबल नहीं बनाओगे, जब तक पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कराओगे, ये कि हमको टूथलेस ये नहीं चाहिए बॉडी, जी, ये इम्पावर्ड होना चाहिए। तो वो बेचारा वैसे गरीब आदमी है, जुडिशरी भी काट रहा है, उसको पॉलिटिकल क्लास का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ तो डॉक्टर साहब एक और करना पड़ेगा। और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसको हम लोग तो बार बार कहें इसको फुल जुडिशियल बॉडी बनाया जाए। और इम्पीचमेंट के जो सवाल है, तो देखिए कुछ भी हो जाए, जजेस भी बिक सकते हैं, सब कुछ बिक सकता है, लेकिन एक रे ऑफ होप रहता है कि चलिए 10 लोग गड़बड़ है तब 2 लोग ठीक भी आएंगे, और वही 2 लोग प्रतिमान सेट करते हैं। जैसा कि आज हमने देखा ना, एक हरियाणा हाईकोर्ट वाला जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया उसको। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दैट क्वेश्चन शुड बी डिबेटेड इन द पार्लियामेंट, और ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल क्लास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs, जिम्मेदारी उनसे भी सवाल पूछा जाए ना। अगर सरकार तो हर तानाशाह होती है, निरंकुश होती है, तो लोहिया कहते थे ना कि सड़कें सुनसान होंगी तो संसद आवारा हो जाएगा।
बाबा साहब 20,000 किसान का आंदोलन रैली कर रहे थे ना, जगह जगह सभा कर रहे थे ना। आप तो पूरा राइटिंग स्पीचेज पढ़िए, है ना। महाराष्ट्र में ज्यादा सभाएं उन्होंने की, दिल्ली में की, उत्तर प्रदेश में की, तो सभाएं तो कर साउथ में की जाके, हैदराबाद में, मद्रास में, है ना। लगातार चुनाव में नहीं, रूटीन सभाएं भी होती थी। आजकल कुछ है तो चलिए लास्ट में बाबा साहब का नाम लोगे, गले में माला, विचारों में ताला। ये इसलिए इनको सबसे ज्यादा अकाउंटेबल बनाना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये लोग भी